नमस्कार, मैं लायन डॉक्टर अनिल बगड़िया, लायंस क्लब इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट 3231A2, होम क्लब लायंस क्लब ऑफ न्यू पनवेल। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं साइकोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल फिजिशियन है साइकोलॉजी के अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई में। आपके सामने पेश है डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजी शब्द थोड़ा सा डरावना शब्द है। आम आदमी को ऐसा लगता है कि ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, दिमागी बीमारी और पागलपन, ये सब चीजें एक ही है या कुछ अलग अलग है, या उसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज हमारा देश अभी भी इस असमंजस से गुजर रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि मन की बीमारी, मन का तनाव क्या है, इससे डरना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मनोविज्ञान एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं। रही बात, जैसे आपने पूछा कि मन की बीमारी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी मेरे दर्शकों को, व्यूअर्स को, कि मेंटल डिसऑर्डर जो चीज़ है वो अभी भी हमारे देश में उसमें बहुत टैबू है। लोग सोचते हैं पागलपन है। मैं ये बोलूँगी सबसे पहले कि पागलपन करके जो शब्द है, ये शब्द अब हम यूज़ करते ही नहीं हैं। हर इंसान को जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, पेट दर्द, सर दर्द, तरह तरह की शारीरिक बीमारियां, वैसे मन में भी हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं, हमें तनाव हो सकता है, हमें कोई भी एक चीज़ की वजह से उदासी हो सकती है। तो हमें डरना नहीं है, हमें बात करना है लोगों से, हमें बोलना है कि मैं तनाव से गुजर रही हूँ, क्योंकि इसमें शर्म का कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे शरीर बीमार होता है, मन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसको पागलपन का टैग देना, बोलना, ये बिल्कुल गलत है। और इसी पागलपन वर्ड की वजह से अभी भी मन की जो कंसर्न्स हैं, जो हमारे मन के विकार हैं, वो सामने उभर के नहीं आते। लोगों को शर्म लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, लोग हमें पागल बोल देंगे। आपको इस डर से, आपको इस असमंजस से हटाना पड़ेगा, आपके माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, और ये सोचना होगा कि मन में भी बीमारियां हैं, मन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सबके सामने लाएंगे, बोलेंगे। उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि और एक चीज़ कि हम हर चीज़ को डिसऑर्डर या बीमारी ना बोलें। अगर एक दिन या 2 दिन हम उदास हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। एक उदासी हो रही है, हमें देखना है वो कितने दिन रह रहा है। अगर हमें लगता है बहुत दिन से हम उदास फील कर रहे हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तब जाके हमें लग सकता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा दूसरों को बताना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम शायद हो रहा है, मुझे थोड़ा हेल्प या ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हम बड़े बड़े नाम दे देते हैं डिसऑर्डर का, ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहूँ तो साइकोलॉजी कोई बीमारी है, हार्मोन्स का डिसऑर्डर है, या मन का वहम है? साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बोला, मनोविज्ञान, वो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। बीमारी, और मुझे एक बार और आप बोलें ना, बीमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का डिसऑर्डर, या फिर केवल मन की कमजोरी या मन का वहम? ये डिपेंड करता है। बहुत समय, बहुत से प्रॉब्लम्स में कोई कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारे ब्रेन में होता है, उसका भी एक कारण हो सकता है। और उसके साथ साथ कभी कभी मन की जो चिंताएं होती हैं, जो सोच होती है, उसमें भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स, या सोच में कुछ कुछ गलत चीजें आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमें डर लगता है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो दोनों रीजन ही हो सकता है। ये बीमारी नॉर्मली पैदाइशी होती है, या आदमी अपने कर्मों से, अपने लाइफ स्टाइल से खुद डेवलप करता है? कुछ कुछ बीमारियों में हेरिडिटी का, कुछ कुछ मेंटल कंसर्न्स में, मैं बीमारी बोलना पसंद नहीं करूंगी, कोई कोई चीजों में, कंसर्न्स में हो सकता है एक फैमिली का हेरिडिटी फैक्टर रहता है। कुछ चीजें हैं जो इनबॉर्न, कोई बच्चों में जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं माइंड के, वो रह सकता है इनबॉर्न बचपन से। बट ये सोचना कि ये मन का विकार है या ये बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनवायरनमेंट भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन पूरा ही डिपेंड करता है। कभी कभी कैसे है, अगर बीमारी है तो जैसे शरीर की बीमारियां अचानक से होती हैं, मन की बीमारी भी अचानक से हो सकती है। कभी कभी एनवायरनमेंट का कोई स्ट्रेस फैक्टर रह सकता है, उसकी वजह से हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ों में एक हेरिडिटी का फैक्टर भी रहता है। ये बीमारी इंसान खुद पैदा करता है अपने आप में, या कोई दूसरा फैमिली मेंबर या दूसरे उसके सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग उसको इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ कोई खुद से नहीं करता है। हर कोई भी इंसान जो अपने ब्रेन से सोचेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं दुखी रहूं, तो ये खुद से कोई करता नहीं है।
अगर बीमारी है तो ये किसी को भी हो सकता है। कभी कभी कैसे होता है, अगर घर के हालात ठीक नहीं है, हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें वो केयर नहीं मिल रहा है, बहुत समय उसकी वजह से लोग कभी कभी तनाव से गुजरते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो फैमिली फैक्टर्स रहते हैं, रीजन, सपोर्ट अगर नहीं मिले, लेकिन खुद से बीमारी अपने आप नहीं हो जाती है। लाइफ स्टाइल और बाकी के जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसका बड़ा रोल है ये बीमारी। बहुत बड़ा रोल है लाइफस्टाइल, खुद का लाइफस्टाइल, उसके साथ आजू बाजू के लोग आपके साथ कैसे कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, कुछ कंसर्न्स में ब्रेन में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान खुद से जानबूझ के बीमार नहीं होना चाहता है। जैसे हमें अचानक से एक शरीर की बीमारी हो सकती है, वैसे हमें अचानक से मन की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, बच्चों का आप एजुकेशन से भी जुड़े रहे हैं, तो बच्चों से शुरुआत करते हैं। बच्चों के आजकल का माहौल देखते हैं अपन, नर्सरी से बच्चों का बेचारों का शुरू हो जाता है स्ट्रेस, कॉलेज में, स्कूल में दुनिया भर का उनका वो रहता है, पढ़ाई के कोर्सेज भी अलग अलग तरह के रहते हैं, फिर ट्यूशन क्लासेज, घर में पेरेंट्स का प्रेशर। तो बच्चे भी छोटी सी उम्र में बिना कुछ चाहते हुए भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। हाँ, यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बड़ों को बहुत समय लगता है कि हमारे जनरेशन में तो इतना मानसिक बीमारी के बारे में बात नहीं होता था, मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं होता था, अभी क्यों होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चों में बचपन में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइंड के कंसर्न्स दिखते हैं, जैसे बच्चे उदास रहना, अचानक से बात करना बंद कर देना, या फिर कोई भी चीज को लेके परीक्षा के पहले बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाना। हो रहा है, बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये समझना जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तो उनको भी सहायता की, ट्रीटमेंट की जरूरत है। पेरेंट्स का एकजुट होके बच्चे को मेंटल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि छोटा बच्चा है, इसको क्या अपसेट हो रहा है, लेकिन बच्चे भी कहीं पे बहुत समय बोल नहीं पाते, बट उनके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है उनको समझने के लिए। और बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो कौन सा कोर्स लेवे कौन सा नहीं लेवे कंफ्यूजन रहता है, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भी कोई कंसर्न है साइकोलॉजी से? मैं ये बोलूंगी कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है पढ़ाई का। पहले के जमाने में कंपटीशन तो हर वक्त था, बट अभी बहुत बढ़ गया है। आप अगर देखो तो स्कूल वगैरह में बच्चे जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर डांस क्लास, आर्ट क्लास, पेरेंट्स चाहते हैं सब कुछ बच्चे करें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के बहुत बढ़ गए, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, बच्चे एक ओवरबर्डन हो जाते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, और उनको भी पेरेंट्स उस कंपटीशन में डाल देते हैं कहीं पे कि मेरे बच्चे को 90% मिला, सामने वाले पड़ोस के बच्चे में उसको 93 मिला। बच्चे को 90 मिला जो कि खुश होने का वजह है, बट क्योंकि सामने वाले को 93 मिला है, तो बच्चा आके साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आता भी है कोई प्रॉब्लम से, बोल रहा है मैम मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मम्मी पापा खुश नहीं है। तो ये जो एक स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स अनकॉन्शियसली डाल रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अनहेल्दी कंपटीशन हो गया है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है। अब जैसे आपने बोला कि कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे एक स्ट्रेस है, एडमिशन मिलेगा कि नहीं। पेरेंट्स अगर बहुत बड़े लेवल्स में काम करते हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा भी ऐसे ही बनेगा, क्यों, वो बच्चा, शायद मेरे पास एक बच्चा आता था, उसको क्रिकेटर बनना था, मॉम डैड दोनों इंजीनियर है, उसको इंजीनियर ही बनाना है और वो कर ही नहीं पा रहा था। तो ये चीज समझना जरूरी है कि मेरे बच्चे का विकास किस फील्ड में है, वो कौन से इंटरेस्ट को ज्यादा, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस लाइन पे जाना चाहता है। पेरेंट्स का कभी कभी ईगो हर्ट होने लगता है कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा, हम दोनों इतने बड़े रैंक में काम करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बच्चे को मेंटल प्रेशर कम दीजिए, उसको अपने हिसाब से बड़े होने दीजिए, वो उसी फील्ड पे अच्छा करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है। मतलब कि इसको अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो लोक दिखावा और खुद का स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, बच्चे का लाइफ खराब हो सकता है। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। बच्चे खुद भी आजकल कंपटीशन में आ जाते हैं कि सामने वाले बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिला, मुझे नहीं मिला, मैं अपसेट हो गया। ऊपर से पेरेंट्स का भी एक स्ट्रेस रहता है, उनको भी लगता है कि हर वक्त मेरा बच्चा बेस्ट हो। ये बेस्ट का जो रैट रेस है, इसमें आजकल बहुत बच्चे बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चों में भी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी आ रही है। ये समझना आजकल एक चीज और देखने को आया है बच्चों में, एक दिखावा भी बहुत हो गया है। अगर उसके पास में आईफोन है तो मेरे पास आईफोन होना, उसके पास में मोटर बाइक ये है तो मेरे पास होना,
8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों की बात कर रहा हूँ। एकदम, आपने तो एकदम सही बोला। हर एक परिवार तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो बच्चा थोड़ा कम अफोर्ड कर पाता है लेकिन बाकी बच्चों को देखता है, तो उसके दिमाग में भी ऐसा कुछ प्रेशर आ सकता है जिससे उसको साइकियाट्रिक कैटेगरी में एकदम आ सकता है। क्या हो रहा है अभी, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत समय कैसे होता है, दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनको लगता है महंगी चीज़ें हम खरीद के दे दें, बच्चा खुश है। बच्चे को मटेरियल से ज़्यादा दोनों पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जिनके पास सब कुछ है, कीमती मोबाइल्स, कीमती कपड़े, लेकिन वो पेरेंट्स के साथ उनको टाइम ही नहीं मिलता है। पेरेंट्स इतने बिजी हैं, बच्चों को साथ दीजिए और बच्चों को ये बताइए आप अगर कितना अफोर्ड कर सकते हो ये उनको पता रहना चाहिए। अदरवाइज वो कंपटीशन, उसके घर में ये सामान है मेरे घर में नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक वेलबींग पे, हमारे मानसिक विकास पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। जी। अच्छा, दूसरा ये अभी इन दिनों माहौल थोड़ा दिन पहले बना था, ब्लू व्हेल नाम का तो एक वीडियो गेम आया था, पबजी जैसा कोई वीडियो गेम है, तो जनरल ऐसा सुनने में आता है कभी कभी कि ये गेम की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए और कभी कभी सुसाइड जैसी नौबत भी एक दो जगह आई है, तो इनका क्या रोल रहता है, कितना रोल रहता है बच्चों पे? एक्चुअली ये जो ब्लू व्हेल वाला चीज आया था कुछ दिन पहले, या पबजी, या बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए स्क्रीन के साथ, ऑल टाइम मोबाइल में खेल रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी हर पेरेंट को कि बच्चों में जो हॉबीज हैं, जैसे कोई बच्चा अच्छा डांस करता है, गाना गाता है, ड्राइंग करता है, उन पे फोकस करिए, इससे स्क्रीन टाइम कम होगा। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पेंट अप, अंदर ही अंदर बहुत एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी ठीक तरह से निकलता नहीं है, आउटलेट पॉजिटिव नहीं होती है, वो चाहते हैं ये सब खेल के, वो ब्लू व्हेल एक पावर मिलता था उनको कि ये खेलेंगे, वो जैसा बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मुझे वो पावर मिल रहा है। लेकिन अगर वो नेगेटिव चीज में ना देके बच्चे को हम छोटी छोटी चीजें घर में करने को दें, हॉबीज करने को दें और उनको प्रेज करें, उनको वो पावर फील कराए कुछ पॉजिटिव करा के, तो वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। उससे स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन टाइम भी उनका कम होगा। और एक चीज, पेरेंट्स हर वक्त चाहते हैं कि अगर एग्जाम्स है तो फुल मार्क्स मिले, बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिला, 18 मिल गया, मार्क्स पे ध्यान नहीं, सबसे पहले बच्चा जो एफर्ट डाल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हर एक उस छोटे काम को आप प्रेज करिए, अप्रिशिएट करिए, तो बच्चा आगे जाके वो 18 जो मिला था उसको 20 भी मिलेगा, फुल मार्क्स भी मिलेगा। लेकिन बच्चे के एफर्ट पे आप ध्यान दीजिए कि वो कुछ कर रहा है, उस वो इम्पोर्टेंट है। और हॉबीज पे उनको काम कराइए, अपने आप ये सारे गेम्स खेलना ये कम हो जाएगा। मतलब ये है कि पेरेंट्स अगर बिजी रहते हैं या स्किल है उसके मुताबिक अगर उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है बच्चों में साइकोलॉजी डेवलप होने की। हो सकती है। देखिए साइकोलॉजी इज द माइंड का, मतलब साइकोलॉजिकल कोई इशू डेवलप होने के लिए हाँ रीजन है। बच्चों के साथ कभी कभी बड़ों को भी बच्चा बन के टाइम बिताना जरूरी होता है। उनको नहीं तो कैसे है, सिर्फ खरीद के हमने चीजें दे दिया, दैट इज नॉट अ प्रॉपर पेरेंटिंग। उनको टाइम भी देना चाहिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए और उनके साथ में उनको लेवल पे आके बच्चों को फ्रेंड बनना चाहिए एकदम, ताकि बच्चा आगे खुद आके बोले कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो टीनेजर्स हैं 13 साल बड़ा, जो उनमें बहुत क्राइसिस होती है, क्योंकि वो एक बीच के कगार में खड़े हैं, ना वो बहुत छोटे हैं ना वो बड़े हैं। तो उनके साथ जो टीनेजर्स है उनके साथ पेरेंट्स को डील करने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, फ्रेंड की तरह बात करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट डांट नहीं सकते उनको, वो उल्टा आपको जवाब दे देंगे। तो अगर डांटेंगे भी तो आपको, अगर आप मना कर रहे हो कि ये चीज आप मत करो, तो कौन सा चीज आप करोगे वो भी दिखाओ, वो भी बताओ या उसका रीजन बताओ एग्जैक्टली कि क्यों नहीं करना है, आपने बराबर बोला, ताकि वो अपने आप को कन्वे कर सके। एग्जैक्टली। आजकल फिजिकल एक्सरसाइज भी बच्चों में नहीं के बराबर रह गई है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखो या पैदल चलना देखो, सब साधन हो गए हैं, तो उसका भी कोई रोल हो सकता है। हाँ, पहले कैसे था, जब हम छोटे थे ना मोबाइल था ना इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, हम स्कूल से वापस आने के बाद मैदान में भागते थे, खेलते थे, स्कूल में भी 2 पीरियड होते थे, स्कूल में बहुत कुछ होता था। अभी कैसे हो गया है, स्कूल में भी पढ़ाई होती है। अभी तो चलिए कोरोना की वजह से हम लोग वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, बट अदरवाइज स्कूल में भी आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होती है। प्लस आजकल बच्चे वापस आके ट्यूशन के बाद और भी चीजें कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है, तो आधा टाइम उन लोग मोबाइल पे ही है। तो ये जो बाहर मैदान में दौड़ना भागना, ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये ना के बराबर हो गया। इसको एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन बच्चे को आधा घंटा भी अगर पॉसिबल है नीचे जाके खेलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड के विकास के लिए, मन के विकास के लिए। और बच्चों का खाना पीना भी जो है आजकल नॉर्मल घर का खाना तो पसंद ही नहीं करते हैं, तो बाहर का भी खाते हैं या कम खाते हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं।
तो उसको भी अपन मान सकते हैं, इससे कोई रिलेशन है? हाँ, हर चीज का रिलेशन है, खाने पीने के ऊपर भी है। आजकल जंक फूड बच्चे ज्यादा जी, पसंद जी, करते हैं, जी। और अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो वो इजी है ना, खरीद के दे दिया, हाँ, हाँ। या प्रिजर्व फूड बना के थोड़ा तल के उसको ऑयल में दे दिया। जी, जी। लेकिन मेरा ये कहना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी बिजी हो, थोड़ा टाइम जब आप बच्चे के साथ बिता रहे हो तो कुछ होम कुक्ड फूड दीजिए। उससे सिर्फ उसका हेल्थ नहीं सुधरेगा, एट द सेम टाइम एक फैमिली बॉन्डिंग बनेगी कि मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया। तो ये भी बहुत जरूरी है उसके हेल्थ के लिए, उसके माइंड के लिए। और कुछ हद तक बच्चे भी शायद इस काम के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के अपने एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, पड़ोसियों से, अपने खुद के भी उसके एक्सपेक्टेशन ऐसे हो गए कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। वो भी जिम्मेदार हो सकता हो है। सकता है, कभी कभी बहुत बच्चे हम देखते हैं जो खुद ही के साथ कंपटीशन कर रहे जी, जी। हैं कि मैं लास्ट क्लास में इतना अच्छा मार्क्स लाया, कैसे कम हो गया, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते जी। हैं। तो उनको ये समझाना कि बेटा ठीक है, एक बार आपने अच्छा किया, दूसरा बार खराब हो सकता है, आप खुद को एक्सेप्ट करो। जी। हर चीज लाइफ में टॉप मोस्ट नहीं हो सकती, हर वक्त उतार चढ़ाव दोनों रहेगा। वो एक्सेप्टेंस बच्चों को भी कराना जरूरी है, अदरवाइज वो सेल्फ एस्टीम उनका जो है, खुद को देखना जो, वो बहुत कम हो जाता है। तो वो बहुत नेगेटिवली खुद को परसीव करने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो इस पे भी थोड़ा गौर करना जरूरी है। ओके, अभी अपन आते हैं बच्चों के पेरेंट्स पे। अभी आप खुद भी एक हाउसवाइफ है और बच्चों को देखती है, तो आप बेटर उसको समझ पाएगी बजाय डॉक्टर के भी। महिलाओं का जो पारिवारिक माहौल होता है, जिसमें उनकी हेल्थ है, लाइफ स्टाइल है, फाइनेंशियली उसका जो स्टेटस है, उसकी वजह से कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि उसको, महिला को जो है वो स्ट्रेस आवे, या फिर वो प्रॉब्लम में आवे, या उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़े। मतलब आप बोल रहे हैं जैसे महिला जो घर में रह रही है या जॉब कर रही है, उसका अपना खुद का जो आजू बाजू की दुनिया है, हो सकता है, तो हर एक की अलग अलग होती है। हाँ, तो अपन जनरली समझ लेते हैं कि ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम है, अच्छे खाते कमाते हैं, इसके घर पे सब सुखी है, किसी की बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में रहती है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि महिलाओं को अगर आप देखो जो जॉब भी कर रहे हैं और घर भी संभाल रहे हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, होममेकर्स हैं, प्लस काम करते हैं बाहर, उनके लिए बहुत सारा बर्डन एक साथ रहता है। घर का पूरा काम करके ऑफिस जाते हैं, वापस आके फिर। तो मेरा एक सजेशन है कि सब कुछ आप खुद के ऊपर मत ले लीजिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो हमारे इंडियन सोसाइटी में वो जेंडर इक्वालिटी नहीं आई है। हमें लगता है कि कोई काम जो खाना बनाने का है वो मोस्टली अगर महिलाओं का ही काम है। जी जी, मैं ये जनरल प्रैक्टिस वही चल रही है। ऐसा सोचना सही नहीं है। अगर हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि किसी दिन अगर वो महिला बाहर काम से लेट आ गई, तो घर के जो और लोग हैं वो भी उनके उस जो घर या तो हेल्प करेगा, कम से कम प्रिपरेशन कर देंगे, करे, या सब लोग मिलके चीजें करें। इससे फैमिली बॉन्डिंग भी बेटर होगी और उस महिला के ऊपर पूरा स्ट्रेस नहीं आ जाएगा, ओवरबर्डन। और बहुत समय कैसे होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप घर भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, एटलीस्ट पूरे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। जो टाइम आप एक चाय कॉफी का कप लेके, अगर आप चाय की कप लेके अगर आप बरामदे में बैठोगे बारिश के टाइम पे, वो भी बहुत है। या गाना सुनिए, मतलब एक टाइम 1 घंटा खुद के लिए होना चाहिए, जहाँ बच्चों को, हस्बैंड को, इन-लॉज के ऊपर टाइम ना बिता के खुद के साथ अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में रिलैक्स हो, जिसको हम सेल्फ केयर बोलते हैं। वो अनवाइंड करना बहुत ये बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया है, सेल्फ केयर। इस बीमारी में नहीं जाने का, इस बीमारी से बाहर आने का सबसे बड़ा हथियार है सबसे इम्पोर्टेंट है। और दुख की बात ये है कि हम दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, खुद के लिए हम कोई भी कितना टाइम सेल्फ केयर में देते हैं, लेट गो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो मत करिए, सेल्फ केयर सबसे पहले। अगर आप खुद का केयर करेंगे तो आप दूसरों का भी अच्छे से कर पाएंगे। एक लेडीज का उसके हस्बैंड के साथ में जो एक रिलेशनशिप होती है, उसकी अच्छा होना, उसका थोड़ा कमजोर होना, उसका थोड़ा खराब होना कितना इफेक्ट करता है साइकोलॉजी की तरफ जाने के लिए या बीमारी होने की तरफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बिगनिंग में बोला, बीमारी एक बहुत बड़ा शब्द है। बीमारी कोई भी तनाव उस ट्रैक पे जाना समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक शादी के बंधन में हैं, तो दोनों के अंदर रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी है। और एक रिलेशन को अच्छा होने के लिए दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए। मैं बहुत सारे कपल काउंसलिंग करती हूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक जन तैयार है चीजों को ठीक करने के लिए, दूसरा जन सेशन में ही नहीं आता। उनको लगता है पागल है क्या, क्यों आए, ईगो हर्ट होता है। पागलपंती की बात ही नहीं है यहाँ। मेन चीज ये है कि अगर एक कंसर्न हो रहा है, दोनों बैठ के सॉल्व करिए।
आपको भी कुछ छोड़ना होगा, कुछ करना होगा, उनको भी कुछ करना होगा, ये कम से कम समझना होगा दोनों। समझना होगा तभी जाके, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक परिवार में दोनों में एडजस्टमेंट होना, मेंटल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो रिलेशन अच्छा हो सकता है। अगर अपन थोड़ा अलग, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल शब्दों में बोले कि एक कामकाजी महिला जो घर पे भी काम करती है, सर्विस भी करती है, और एक प्योर घरेलू महिला जो घर में रहती है, घर में परिवार में देखना है, दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसकी पॉसिबिलिटी कम है, किसकी ज्यादा है? ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए तनाव से आजकल हर इंसान गुजर रहा है। आप डिपेंड करता है आप अपने ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, आप कितना टाइम खुद की मेंटल वेलबींग पे देते हैं, कितना आप खुश रहते हैं, हर दिन को कितना आप खुशी से जीते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े गोल मत बनाइए, बहुत करियरिस्टिक जो लोग हैं बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं, वो होता नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो बात जो महिला बाहर काम कर रहे हैं या जो घर में है उसका नहीं है, बात ये है कि आप कितना खुद के साथ बैलेंस होके एनवायरनमेंट के साथ और खुद के साथ चल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तनाव दोनों में हो सकता है, दोनों खुश भी रह सकते हैं। ओके, घरेलू महिलाएं जैसे अपने एक लिमिटेड एरिया में रहती है 24 घंटा, बाहर निकलने का कभी कभी अवसर मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। इच्छा तो हर एक की होती है, गार्डन जाऊं, पार्क जाऊं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो माहौल में रहने की वजह से, बंद होने की वजह से, लिमिटेड होने की वजह से भी उसको कुछ ऐसा आ सकता है। अगर वो सिर्फ घर का काम कर रही है, घर में ही बैठी है, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और दायित्व निभा रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो तनाव सुबह से शाम उसको घर का काम निपटाने में लगा रहता है, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। तो मेरा वही कहना है, जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा टाइम खुद के लिए दीजिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस हैं घर पे करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ समय कुछ आपको जो करना पसंद है, जब घर के लोग काम से बाहर निकल जाते हैं तो चुपचाप बैठ के बोध करिए, ड्राइंग करिए, कुछ लिखिए जो आपको पसंद है, बहुत सारी चीजें। मतलब घर के अंदर रह के भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे इससे बाहर आ जाए। एग्जैक्टली, कर सकते हैं। और एक जनरल सा है सवाल, कोई शरीर में और बीमारी है, हजारों बीमारियां होती है, बाकी सब माहौल ठीक है, तो वो एक कोई बीमारी की वजह से भी आदमी इस स्टेज की तरफ बढ़ सकता है? हाँ, चांसेस होते हैं। एक टर्म ही है कि बिकॉज ऑफ, अगर कोई हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, उसके वजह से भी मन उदास हो सकता है, हम स्ट्रेस से गुजर सकते हैं, चांसेस हैं। फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से भी कभी कभी हमारे माइंड में कुछ कुछ कंसर्न जैसे समझो किसी को डायबिटिक है, किसी को थायराइड है, स्ट्रेस हुआ, एक एंजाइटी हुआ, बट अगर वो बिकॉज ऑफ जो ट्रिगर फैक्टर है वो ये शारीरिक बीमारी है, तो जो एंजाइटी हो रही है वो आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, हेल्प लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट हो सकता है। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि ये जो मेरी बीमारी है ये रेगुलर चल सकती है, ट्रीटमेंट हो सकता है और मैं कंफर्टेबल रह सकती हूँ। और थोड़ा बहुत जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है वो करिए, आप तो बेटर फील करो। आज का ये जो माहौल चल रहा है अपना मार्केट में, कोविड-19 का, अपन देख रहे हैं कि मार्च महीने से सब कुछ लगभग बंद है। आज अगर बोले तो हर आदमी दुखी है, कोई कम कोई ज्यादा। व्यापारियों का व्यापार बंद है, देनदारियां चालू है, पेमेंट्स चालू है, इनकम जीरो है। स्ट्रेस तो है, किसी को कम किसी को ज्यादा। इससे बाहर कैसे आओगे, उसका क्या सजेशन आपका? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, पहले जैसे मैंने बोला, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अकेले इस लड़ाई में नहीं हो, हम सब इस तनाव से, इस दौर से गुजर रहे हैं जी। ये एक्सेप्टेंस अगर आया तो आप इजीली चीज को शेयर कर पाएंगे, बोल पाएंगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस है। दूसरा ये है कि जो बाहर का माहौल है, हम बहुत समय बैठ के भविष्य का सोचते हैं, क्या होगा अगर मुझे बीमारी हो गई, क्या होगा, लेकिन वो सोच के जो वर्तमान है उसको हम खराब नहीं कर सकते। बाहर का जो अभी माहौल है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक कब तक चलेगा, ये कब खत्म होगा, वैक्सीन कब आएंगे, इसके रिप्लाईज, आंसर्स अभी भी हमारे पास भी डोंट हैव। तो अगर हमारा फोकस हम अपने इनर वर्ल्ड पे शिफ्ट करें, जो चीजें हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट में है, जिसके ऊपर सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, बैठ के उनको सोचिए कि आसपास में क्या कर सकते हैं हम खुद की अच्छाई के लिए, और उस पर काम करें, तो स्ट्रेस या एंजाइटी काफी हद तक कम हो सकती है। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली हमारा जो इकोनॉमी है काफी डाउन जा रहा है, छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, हर तरह के बिजनेसेस एक लॉस पे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गोल्स मत बनाइए, अपने टीममेट्स के साथ बैठिए, जो भी आपके बिजनेस के सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बैठ के उनको क्लियरली ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उनको बताइए मैं इतना ही दे सकता हूँ, इतना ही हम कर सकते हैं। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अभी फिलहाल आप किस सिचुएशन में हैं
और मैक्स टू मैक्स आप 1 महीने बाद आपको कहाँ पे देखते जी। हैं, उस हिसाब से काम जी। करिए। बड़े गोल्स मत बनाइए, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस अभी मत रखिए। आपका जो नीड स्टेट जी। है उसको अभी आपको कम करना है। पहले कैसे होता था, हम रहने सोने खाने का नहीं सोचते थे, जी। हमें कैसे था, हमें बड़ी बड़ी चीजें करनी है, हाँ, घर खरीदना है, ऊंचे ऊपर के सोचते थे। Exactly. लेकिन ये बीमारी आने के बाद अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया है कि हमें जिंदा रहना है। बराबर। तो हमारा नीड स्टेट बहुत एकदम बेसिक पे चला गया। जी। तो उस पे ध्यान देखिए, पर डे हाँ। की पॉजिटिविटी पे फोकस करके आगे बढ़िए, आप काफी स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। जी। और नौकरी वालों के साथ भी लगभग सेम पोजीशन है, किसी का नौकरी चला गया है, किसी का जाने की पॉसिबिलिटी है, किसी का पगार कुछ कम हो गया है, तो बेचारे के पास ऑप्शंस कुछ होते नहीं है, लेकिन टेंशन तो आ ही जाता है। यहाँ पे कंपनी का भी कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मैंने अभी ये सेशन के पहले जो एक कंपनी के साथ अभी एक मेरा लेक्चर था, मैंने वही बोला कि कंपनीज को भी समझना होगा कि एम्प्लॉइज से हम उतना ही मांगे जितना वो दे सकते हैं। अभी हम 100% परफॉर्म नहीं कर सकते ऐसे एक अनसर्टेन टाइम पे। तो हर कंपनी का जो बॉस है, जो टीममेट्स है, सबको एकजुट होके एक जगह पे आपके वेलबींग पे सोचना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जी, स्टाफ हेल्दी रहेगा तो कंपनी हेल्दी रहेगी। और एक दूसरे से बात करिए। हमारे में गलतफहमी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है मिक्सअप मत करो। आप फिजिकली मिक्सअप मत करो, जी। बट मेंटली आपको कनेक्टेड रहना है, फोन के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो कंपनी भी जो ऑर्गेनाइज करिए कुछ कभी वीडियो मीटिंग्स, मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स कराइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज वेलबींग के लिए। ये तो हो गई सोचने की, बात करने की बात। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं तो आज के माहौल में आमदनी जीरो, खर्चा सवैया। प्रैक्टिकली तो ये माहौल से गुजरने वाला आदमी सोचने में बहुत अच्छा सोच सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करे जब उसके पास बेचारे के पास आमदनी है नहीं और खर्चा जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। तो आखिर में वो कर्जे में या तो डूबेगा या कहीं कुछ घर की चीज आगे पीछे बेच के काम चलाएगा। राइट। वो बच सकता है इससे, बच सकता है। देखिए कैसे है, अभी फिलहाल ऑब्वियसली एक तनाव तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि आप पहले जितना खर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। जितना पैसा अभी आप सेव करेंगे उसका मतलब आप उतना ही अर्न कर रहे हैं। एक इमरजेंसी फंड घर में अलग से बना के रखिए। अगर बाई चांस कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपके पास, आप श्योर हो, एक इमरजेंसी फंड है खर्चा करने का। बहुत ज्यादा म्यूचुअल या डेब्ट फंड्स जो होते हैं उसमें अभी मत इन्वेस्ट करिए, जहाँ पे आपको शेयर में गिरने के चांसेस हैं उस पे मत इन्वेस्ट करिए। क्रेडिट कार्ड कम यूज करना, जो चीजें अभी जरूरत की नहीं है, जो आप 3 महीने बाद भी खरीद सकते हो, उस पे थोड़ा कम करना, वो सब चीजें खरीदना। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका फाइनेंस भी आप मैनेज कर सकते हो। इन जनरल सपोज करो कि अपन सारे फील्ड को एक साथ इकट्ठा करके कंबाइन करके चलते हैं, तो एक मिडिल क्लास इंसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस माहौल में वो थोड़ा अपने आप को कंफर्ट रख सके? हाँ, तो सबसे ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर। 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए कि आप ओवरबर्डन मत हो जाइए। सब कुछ ये मत सोचिए कि आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ों के आंसर्स, सवाल के आंसर्स आपके पास नहीं है, उसको ना पूछ के आपका फोकस आप अंदर में, आपके घर में शिफ्ट करिए। वहां बैठ के आप क्या क्या चीज़ों को ठीक कर सकते हो उस पर फोकस करिए। परिवार के साथ टाइम बिताइए। थोड़ा ध्यान रख के, जैसे मैंने बोला, फाइनेंस को, आपको पैसों को थोड़ा ध्यान रख के मैनेज करना है। अगर एक दिन के हिसाब से आप जिएंगे, हर डे पॉजिटिव होके कुछ अच्छा करके, आई एम श्योर एक ना एक दिन ये चीज़ भी, क्राइसिस भी से भी हम निकल जाएंगे और आप ओवरवेल्म्ड या एंशियस भी फील नहीं करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, इसमें अभी थोड़े से आपके प्रोफेशन से संबंधित टेक्निकली सवाल है, हो सकता है कि आप थोड़े कंफर्टेबल कम हो, लेकिन मेरे दिमाग में थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये जो साइकोलॉजी बीमारी है या साइंस है, इसको हो गया, जिसको होना है हो गया, काउंसलिंग करना है कर लिया, अपने आप को जितना मैनेज करना कर लिया, फिर भी वो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ सकता है किसी को। अगर वो डॉक्टर के पास आया तो इसकी डॉक्टर के पास कोई दवा होती है उसको ठीक करने की, या उसको बाकी माहौल ठीक करने के लिए ही बोलता है? देखिए, अभी इसमें 3 चीजें मैं आपको बोलूंगी। सबसे पहले, अगर एक तनाव हो रहा है एक आध दिन कोई रीजन की वजह से, घर में कुछ कोई रीजन हुआ उसकी वजह से इंसान तनाव से गुजर रहा है, दुखी है, तो दूसरों से शेयर करके भी वो थोड़ा बेटर फील कर सकता है, या जो छोटी छोटी चीज़ों मैंने बोला, हॉबीज में ध्यान दीजिए, कर सकता है।
अगर ये तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं। लेकिन जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, जहाँ पे मेडिकेशन या दवाई की भी ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, सिर्फ दवाई नहीं, दवाई के साथ साथ माहौल पॉजिटिव करना, ये सब हम लोग जब फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं यही बताते हैं कि इंसान को ठीक होने के लिए दवाई और उसके काउंसलिंग के साथ साथ पूरे परिवार का एकजुट होकर सपोर्ट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कोई प्रॉपर दवा होती है या दवा के जैसे साइड में माइंड को थोड़ा सुन करने वाली दवा? डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये आपको दवाई रिलेटेड क्वेश्चन साइकियाट्रिस्ट और डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन हर तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे जैसे कंसर्न है उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स दवाई देते हैं। ओके। एक आदमी सपोज करो कि जैसे ठीक है माहौल से गुजर रहा है, उसको जरूरत भी है किसी साइकोलॉजिस्ट की, वो कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे को किस टाइप के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कौन मेरे लिए बेटर रहेगा, कौन अच्छा रहेगा? क्योंकि वो तो खुद तो दुखी है, कैसे वो पहचान करे कि मेरे को किस टाइप के काउंसलर के पास जाना है, किस टाइप का? नहीं, सबसे पहले जरूरी ये है कि अगर वो दुखी है, सबसे पहले घर में बताना जरूरी है। और अगर उसको मन नहीं कर रहा है घर में बताने का, वो डायरेक्टली किसी से बात करना चाहता है, तो किसी भी साइकियाट्रिस्ट को, ऐसे अलग अलग विभाग नहीं होते हैं, नहीं, साइकियाट्रिस्ट किसी से भी वो बात कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी किसी से भी वो अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट को लगे कि इस एरिया में कंसर्न हो रहा है, जिसके लिए उसको इस पर्टिकुलर थेरेपी देना जरूरी है, वो साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे, या उस हिसाब से साइकियाट्रिस्ट भी दवाई डिसाइड करेंगे उसके कंसर्न्स के ऊपर। ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ये सब्जेक्ट का साइकोलॉजिस्ट ये है, ये सब्जेक्ट का साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी एक अलग सेक्शन है, अलग अलग, बट इन जनरल अलग से ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वही आपको गाइड करेंगे। और उसमें कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, ऐसा डिसाइड करना? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आप जिसके साथ, मेरा कहने का मतलब है अच्छा खराब नहीं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड के लिए आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा एक रोल होता है कि जब वो इंसान सामने बैठ के बोले, सुनना, उसको वो प्लेटफॉर्म देना कि वो उसके कंसर्न्स इजीली शेयर कर पाए। सेम साइकियाट्रिस्ट के लिए भी यही चीज़ है। तो अच्छा खराब कुछ नहीं है, वो क्लाइंट अगर कंफर्टेबल फील करे इस डॉक्टर या इन डॉक्टर से, तो उनके पास जाए। जनरल डॉक्टर के बारे में अपन बात करते हैं तो अपन अपनी बीमारी के लेवल के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से सोचते हैं, बीएमएस के पास जाना है, एमबीबीएस के पास जाना है, एमडी के पास जाना है, या सर्जन के पास जाना है। अगर किसी को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वहां भी ऐसी कोई ग्रेडिंग होती है? देखिए, साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस करके वो साइकियाट्री फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। एमडी होते हैं, इक्वल टू डिपेंड करता है, एमडी, डीपीएम, व्हाटएवर, देयर कैन बी बिग डिग्रीज आल्सो। और साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो साइकोलॉजी लेके ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, एमफिल करते हैं। जी। सो दोनों चीजें अलग हैं, बट एक पर्टिकुलर कंसर्न के लिए दोनों ट्रीटमेंट अगर एक साथ किया जाए तो सबसे अच्छा है। थेरेपी के साथ मेंटली रिलैक्स करेगा, दूसरा उसको फिजिकली रिलैक्स करेगा, या तो मेडिसिन करेगा। मेडिसिन के साथ साथ जरूरत होता है काउंसलिंग या थेरेपी का। फिजिकल नहीं, ये पूरा माइंड का ही है, माइंड गेम है। दोनों की भी उतना ही रोल है, किसी एक के पास जाके शायद उसको रिजल्ट नहीं मिले, होता है एक के पास भी जाके हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या कंसर्न है, उसके ऊपर ही हम बता पाएंगे। ओके। तो इसका अगर शॉर्ट रूप में समझें तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई बीमारी ऐसा नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजी है, एक तरह का दिमागी या माहौल का असर है। सिंपल भाषा में अगर समझावे तो अपने ऑफिस के कंप्यूटर में जैसे कोई वायरस आ गया हो, हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और एंटीवायरस इंस्टॉल करके उसको आगे नहीं आवे उसके लिए रोक भी सकते हैं। अगर ये एग्जांपल सही है तो अपने लाइफ में इसको कैसा यूज किया जाए? वही सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मेरा सबसे यही कहना है, अगर आप इतने सचेतन हैं, इतने सतर्क हैं अपने शरीर के कंसर्न्स को लेके, उतना ही अपने माइंड के लिए भी सतर्क होइए। कभी कोई तनाव से आप गुजरो, कभी कोई भी मन के कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्लीज़ सामने आके शेयर करिए अपने दोस्तों से, घर वालों से। इसमें शर्म का कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। जैसे कि आपने राइट बोला, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस से प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे माइंड में भी छोटे मोटे कंसर्न्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट को गूगल ढूंढ के डिसऑर्डर का नाम मत दीजिए। बहुत समय लोग, थोड़ा मन उदास हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो गया,
थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है, मुझे बाइपोलर हो गया, ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए। अगर कोई डिसऑर्डर होता भी है तो वो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो डायग्नोस करे और उसका भी ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ मैड होना, पागल होना, ये वर्ड्स प्लीज आप एसोसिएट मत करिए। मन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शरीर इंपॉर्टेंट है, और दोनों के विकास से ही हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है, हमारे वेलबींग का, जो कि हमारे आज के इस दौर में, इस क्राइसिस में इंपॉर्टेंट है और अपने लाइफ में भी ऑल टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष, आपने बहुत जानकारी, अच्छी जानकारी दी है, जो एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए और खास करके आज के जो माहौल है हमारा, उसके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। हल्का सा भी अगर कोई आदमी इस पे केयर करेगा और इसको ध्यान देगा तो 50% तो घर में ही ठीक हो सकता है, बाकी जरूरत पड़े तो फिर डॉक्टर्स वो है ही है। धन्यवाद।